श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में आज उपस्थित है। आप हैं डॉक्टर तलहा साद। आप प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के टीबी व चेस्ट रोग विभाग से। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि आज 2 मई है और 2 मई के दिन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। अस्थमा एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है जिसे हम दमा के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थमा क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियां क्या हैं, इन सभी विषयों और बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहेंगे, अस्थमा या दमा की बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? ये बहुत ही बुनियादी सा सवाल है कि अस्थमा को लेकर के, क्योंकि अस्थमा के बारे में कई तरह की बातें हो रही होती हैं और जब कोई बीमारी बहुत ही आम सी हो जा रही होती है तो हर तीसरा व्यक्ति उसके बारे में अपनी एक राय बना ले रहा होता है। जैसे कि इसके बारे में एक राय बना ले रहे होते हैं कि अस्थमा एक लाइलाज सी बीमारी है, और जब भी मेरे मरीज को ये पता चल रहा होता है कि उसको अस्थमा हो गया है तो वो एकदम से घबरा सा जा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि अब उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त सा हो गया है, उसके लिए अंधकार हो गया है। सो ये बहुत जिम्मेदारी से बताना चाह रहा हूं कि अस्थमा एक इलाज वाली बीमारी है। अस्थमा का अगर सही तरीके से इलाज करेंगे तो ये पूरी तरह से कंट्रोल में रहा करता है और ये आपको कभी भी परेशान नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी दवाइयां और परहेज नहीं कर रहे होते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी बना रहा होता है। अब जो अस्थमा की जो बीमारी है, इसके मुख्य लक्षण 2, 3, 4 हो रहे हो सकते हैं। अस्थमा आमतौर से ये सांस की बीमारी है, तो फेफड़े में ये परेशानी पैदा हो रही होती है। सांस की बीमारी है तो आप समझ सकते हैं कि सांस लेने में कठिनाई ये इसका एक लक्षण हो सकता है। पर सच बात यह है कि सांस लेने की कठिनाई जो है, इसको आप अगर एक आसान शब्द में अगर समझाना चाहूं तो एक इंद्रधनुष की तरह हो सकता है। इंद्रधनुष की तरह कहने का मतलब यह है कि एक कोने में इंद्रधनुष के इतना तकलीफ दे सांस लेने की परेशानी हो सकती है कि वो बात भी नहीं कर पा रहा होगा, एक कदम भी नहीं चल पा रहा होगा, पूरी तरह से वो अपने बिस्तर पे सीमित हो रहा होगा और वो उसका जीवन एक बिल्कुल पूरी तरह से खराब सा हो चुका होगा। और एक तरफ इंद्रधनुष के कोने में ऐसा है जिसमें कि बहुत ही मामूली सी सांस की परेशानी होना, जिसमें कि वो लगभग एक आम आदमी की तरह चल रहा होता है। जब उसको सिर्फ बीच बीच में खांसी आना या रात में छाती में जकड़न जैसी महसूस होने वाली परेशानी हो रही होती है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ एकदम मामूली से लक्षण हैं और एक तरफ बहुत ही तीव्र लक्षण हैं। अब जब लक्षण काफी ज्यादा वेरिएबल होते हैं, काफी ज्यादा चौड़ाई में हो रहे होते हैं, तो जो उनके निम्न लक्षण वाले जो मरीज होते हैं वो अपने आप को बीमार ही नहीं मान रहे होते हैं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये वाली परेशानी को आप शुगर वाली बीमारी के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि शुगर की बीमारी में खास बात यह है कि जो उसके लक्षण हो रहे होते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेशाब आना या रात में बार बार पेशाब लगना और प्यास लगना और ज्यादा से ज्यादा भूख लगना, ये वाली जो समस्याएं हैं, ये ज्यादा जब शुगर भाग चुका होता है, 400 300 से ऊपर जा रहा होता है, तब उसके ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन नीचे के शुगर में ये लक्षण नहीं दिखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप शुगर की जांच करा लेते हैं समय समय पे तो आपको मालूम चल जा रहा होता है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। उसी तरह से ये जो सांस की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, इसके लक्षण मामूली खांसी, मामूली सांस लेने में तकलीफ, या जब आप घटिया चढ़ रहे हो या सीढ़ी चढ़ रहे हो तब आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, या छाती में जकड़न जैसी महसूस होना रात के समय, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन इनके लिए आप जांच कराएंगे तभी आपको पता चल सकता है कि आपकी ये परेशानी अस्थमा के शुरुआती स्टेज है।
जी डॉक्टर साहब, दो बातें आपने खासकर रेखांकित की, पॉइंट आउट किया कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इलाज संभव है। दूसरी चीज ये कि इसके लक्षण तीव्र भी हो सकते हैं और मामूली भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप जो है दमा के मरीज हो सकते हैं, आपको शुरुआती लक्षण को भी इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करना है। अब हम यहां पर आते हैं जांच के बारे में। आपने बताया कि जांच कर सकते हैं, तो क्या किसी विशेष प्रकार की जांच होती है या फिर जैसे सीटी स्कैन या एक्सरे कर लेते हैं उससे ही हो जाता है? इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसमें जो अस्थमा की जो जांच है, आप जैसा कि समझ सकते हैं कि ये फेफड़े की बीमारी है, तो अपने को फेफड़े की मुख्य तौर पे जांच करने की आवश्यकता होती है। जब आप फेफड़े की अंदरूनी जांच कर रहे होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि फेफड़े की अंदर की स्थिति क्या है, और इस वाली जांच को हम स्पाइरोमेट्री कह रहे होते हैं। ये जो स्पाइरोमेट्री की जांच है, ये मुफ्त में मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। ये एक बुनियादी जांच है जिससे कि अपने को सांस की परेशानी के बारे में पता लगाने में काफी मदद मिल रही होती है। हम इसे आमतौर से दो तरीके से कर रहे होते हैं। एक, दवाई देने से पहले स्पाइरोमेट्री की जांच कर रहे होते हैं, और फिर हम दवाई देने के बाद ये देख रहे होते हैं दोबारा उसी जांच को करके कि उसके सांस की क्षमता में कितना बदलाव आया है। ये एक बुनियादी स्पाइरोमेट्री जांच अस्थमा की होती है। लेकिन जब अस्थमा की परेशानी ज्यादा सी बढ़ रही होती है तो हम कुछ और भी खून की जांचें, जिनमें कि सीबीसी हो रही होती है, जिनमें कि छाती का एक्सरे, या अगर आवश्यकता पड़ रही होती है तो सीटी स्कैन भी करा रहे होते हैं। लेकिन ये उन मरीजों में काम आ रहा होता है जिनकी स्थिति ज्यादा थोड़ी तीव्र है, ज्यादा गंभीर है, और वहां पर उनकी सांस फूलने की परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई होती है। लेकिन निम्न लक्षण वाले जो हैं, उनके लिए अगर बीमारी की जांच कहें तो मुख्य तौर पे स्पाइरोमेट्री काफी अहम रोल प्ले कर रही होती है। जी, निम्न लक्षण वालों के लिए बहुत एडवांस जांच की जरूरत नहीं होती है, और जहां पे तीव्रता ज्यादा होती है, फेफड़े का कितना भाग प्रभावित है ये जानना जरूरी होता है, इसलिए सीटी स्कैन जैसी जांचें होती हैं। डॉक्टर साहब, यहां पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि खासकर जब हम दमा की बात करते हैं तो हमें ये एक इंप्रेशन मिलता है या हम ये एक समझ बनाते हैं, धारणा बनाते हैं कि बढ़ती उम्र की बीमारी हो सकती है। तो क्या इसमें कोई उम्र की सीमा है? बच्चों को भी क्या दमा की बीमारी हो सकती है? मैंने कहा ना कि क्योंकि अस्थमा के जो मरीज हैं वो काफी ज्यादा हैं, और आपको जान करके बिल्कुल हैरत होगी कि विश्व भर में साल भर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ अस्थमा की बीमारी की वजह से मर जा रहे होते हैं। पूरे विश्व भर में 1 लाख से ज्यादा लोग अस्थमा की बीमारी से मर जा रहे होते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यही हो रही होती है कि जब उसके बीमारी के निम्न लक्षण हो रहे होते हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और जब बीमारी काफ़ी बढ़ जा रही होती है तब उसके इलाज के लिए हम परेशान हो रहे होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्या ये बीमारी जो है सिर्फ खास एक उम्र वाले लोगों को होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो बीमारी है छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े, अंतिम जो उम्र के हो सकते हैं, उतने सारे लोगों में हो जा रही होती है। छोटे बच्चों में ये जो अस्थमा की बीमारी है, इसमें खास करके मुझे देखने को ऐसा मिलता है कि इनके माता पिता अपने बच्चों को मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे होते हैं कि उनके बच्चों को अस्थमा की बीमारी है, और वो हमेशा यही वाली बात कह रहे होते हैं। और बड़े उम्र के मरीजों में भी ये देखने को मिलता है कि अस्थमा की बीमारी एक एपिसोडिक बीमारी है। एपिसोडिक मतलब ये लगातार पूरे साल भर एक जैसी बीमारी, एक जैसी तीव्रता उनके सिम्टम्स में, उनके लक्षणों में नहीं हुआ करता है। ये परेशानी कुछ साल के हिस्सों में, जैसे कि मार्च के महीनों में, खास करके जब मौसम बदल रहा होता है, उस समय इसके लक्षण आ रहे होते हैं, और फिर बाकी समय इनका लक्षण कम सा हो रहा होता है। कई साल गुजरने के बाद इनके लक्षण वैसे साल भर के 8 महीने में, 10 महीने में होने लग जाते हैं, और फिर जब उम्र काफी थोड़ी ढलान में ले लेती है तो ये परेशानी साल भर होने लग जा रही होती है। सो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ये मौसम के किसी खास समय बदलने की वजह से फिर ये सांस की परेशानी सिर्फ हो रही होती है, जो कि नजरअंदाज करने से आगे बढ़ करके ये 2 महीने साल भर में, फिर 4 महीने साल भर में, फिर 8 महीने साल भर में, और फिर पूरे साल भर ये परेशानी बन करके हो जाती है। छोटे बच्चों में भी इसी तरह से जब ये परेशानी कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है तो उनके माता पिता कहते हैं कि बाकी समय तो मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ये तो सिर्फ कुछ महीने, कुछ दिनों की बात ही है कि उसकी तकलीफ रहती है। यही वो बात है जिसको समझने की जरूरत है कि यही वो कुछ दिन हैं जिनमें कि इस बीमारी की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि वो उसका प्रारूप बाहर आ जाता है। सो हमें उस बीमारी को उसी समय
कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़ पाए। सो ये छोटे बच्चों से लेकर के मिडिल एज से लेकर के बूढ़े तक सारे लोगों में ये परेशानी होती है। बात सही है कि ये समय गुजरने के साथ साथ इसकी तीव्रता बढ़ती है और समय अवधि भी बढ़ जा रही होती है। जी, साल के किसी भी समय में जब इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं और कम लक्षण होते हैं तभी सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे। आपने कहा कि ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, तो क्या इसके लिए कोई खास कारण होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये बीमारी किसी को भी हो जाती है? बहुत ही बुनियादी सा सवाल है कि अस्थमा की जो बीमारी है वो मुख्य तौर पे अगर उसको देखें तो उसके दो कारण देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं अनुवांशिक और दूसरा एक इन्वायरमेंटल मतलब कि बाहरी वातावरण की वजह से। अनुवांशिक आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक की वजह से होता है, और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारी लगभग सारी बीमारियां, हम बीमारियों को दो श्रेणी में रखते हैं, एक इन्फेक्शस और दूसरा नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शस मतलब जो कीटाणु की वजह से हो रहे हैं, कीटाणु कोई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कीटाणु की वजह से बीमारी हो रहे हैं, और दूसरा जो कि कीटाणु के रहित बीमारी हो सकते हैं। तो जो कीटाणु रहित बीमारियां हैं जिनमें बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, गठिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये सारी जो बीमारियां हैं इनमें कहीं ना कहीं अनुवांशिक जो है एक वजह मौजूद होती है, मतलब जेनेटिक मौजूद होती है। अगर हमारे माता पिता में से किसी को अगर शुगर की बीमारी थी तो हमारे शुगर हो जाने की संभावना काफ़ी अधिक हो रही होती है। हमारे माता पिता में से किसी को अगर अस्थमा की परेशानी थी तो हमारे को अस्थमा होने की परेशानी गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिक स्तर पे ही ये निर्धारित नहीं हो रहा होता है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल मतलब बाहरी वातावरण भी जो है काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और बाहरी वातावरण में अगर आप चाहें तो इनको तीन अलग अलग श्रेणी में रख सकते हैं। एक हो सकता है खान पान, और दूसरा चीज हो सकता है कि जो बाहरी वातावरण में जैसे कि डस्ट हो सकता है, पॉलेन हो सकता है। पॉलेन मतलब कि फूलों के ऊपर में जो पाउडर होते हैं उनको पॉलेन कह रहे होते हैं। और जो पॉल्यूशन है, जो बाहरी वातावरण में जो कि प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और तीसरी चीज हो सकती है कि दवाइयां का जो सेवन आपने किया है। इन तीनों के स्तर पे और आनुवांशिक स्तर पे ये जो है आपस में एक मेल रखते हैं, और उसकी वजह से अस्थमा होने और अस्थमा के जो तीव्रता है उसके बढ़ने, ये दोनों बातों पे निर्भर कर रहा होता है। यानी कि पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल और आनुवांशिक, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं दमा के मर्ज के लिए। डॉक्टर साहब, आगे हम बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी मरीज को अस्थमा यानी दमा हो गया है और उसके इलाज की बारी आती है, तो इलाज क्या दवाओं से ही हो जाता है और कितना वक्त लगता है? चूंकि बीमारी भी लंबे समय तक होती है, तो क्या इलाज भी लंबे समय तक होता है? अब इन दवाइयों के बारे में लेकर के काफ़ी भ्रांतियां हैं। जैसे कि सबसे बुनियादी भ्रांति क्या है कि पूरे समाज में ज़्यादातर लोगों को और बड़े लंबे समय से हमारे मन में है कि जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए हमें या तो गोली खाने की ज़रूरत होती है या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है। और इस वजह से क्या होता है कि कोई अगर गोली खा रहा होता है, हमारे परिवार में शुगर की गोली खा रहा है, ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है और सालों साल से खा रहा है, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। और हमने देखा है कि लोग जो है बता भी रहे होते हैं कि उनको शुगर की परेशानी है और गोलियां खा रहे होते हैं। इसी के विपरीत अगर हम जो कि अस्थमा के मरीज देखते हैं तो वो अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर बात है कि वो जो अपनी दवाइयां हैं, गोलियां हैं या इंजेक्शन हैं, उसके विपरीत उनकी जो सांस के लिए जो इनहेलर की जरूरत हो रही होती है या नेबुलाइजर की जरूरत होती है, नेबुलाइजर जो भाप की मशीन होती है और उसमें दवाइयां डाल करके लेने की जरूरत हो रही होती है, इसको वो लेने से कतरा रहे होते हैं। अब मैं यहां पर बस कम समय के अंदर में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो गोली हो रहा होता है वो आमतौर से हम खाते हैं और वो पेट में जाता है और पेट से जाकर के पूरे शरीर में वो फैल रहा होता है। मान लीजिए कि वो पेट के खून से जाकर के वो हार्ट में भी जा रहा होता है, लीवर में भी जा रहा होता है, किडनी में भी जा रहा होता है, दिमाग में भी जा रहा होता है। क्या हमारे इस दवाई को जो कि हमारी सांस की परेशानी है उसके लिए वो दवाई का लीवर में जाना कोई जरूरत रखता है, दिमाग में जाना जरूरत रखता है? नहीं जरूरत रखता है। हमारी सांस की परेशानी है, अगर ये दवाई सांस की जगह पे जहां पर परेशानी है वहां चला जाए सीधे के सीधे, तो इससे दो फायदे होंगे। पहला तो फायदा ये होगा कि जो डोज है वो काफी कम होगा, और दूसरा उस डोज कम होने की वजह से साइड इफेक्ट कम होगा।
अब होता क्या है कि जब आप कोई भी गोली उठा करके अगर देखेंगे जो आप खाते हैं तो वो गोली मिलीग्राम में होती है, लेकिन जो आप इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर आप अगर नेबुलाइजर जो भाप की मशीन की दवाई अगर देखेंगे तो वो माइक्रोग्राम में होता है। मतलब वो 1/1000वां हिस्सा ही सिर्फ गोली जो खाने वाली गोली है उसका डोज होता है, मात्र 1/1000वां हिस्सा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इन्हेलर है या नेबुलाइजर की जो दवाई है उसका साइड इफेक्ट बहुत बहुत कम हो रहा होता है। उसका चूंकि वो सीधे फेफड़े में जाकर के काम कर रहा होता है, इसलिए उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स उतने नहीं हो रहे होते हैं और वो काफी असरकारक भी हो रहा होता है। और इसी वजह से इन्हेलर और जो नेबुलाइजर है उसका इस्तेमाल अस्थमा की बीमारी में काफी ज्यादा लाभदायक होता है। अब दरअसल बात यह होती है कि आप अपनी दवाई को अपने हिसाब से बदलने लग जा रहे होते हैं। अधिकांश समय में मैं मरीज को देख रहा होता हूं कि अगर उनको इन्हेलर दिन में 3 बार लेना हो तो वो उसको 2 बार लेने लगते हैं। 2 बार आप कहेंगे तो 1 बार लेने लगेंगे, फिर नहीं तो उसको 10 दिन में 1 बार लेने लगेंगे, 5 दिन में अपने हिसाब से 1 बार लेने लगेंगे। तो ये गलत बात है। दवाई और परहेज जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है बिल्कुल वैसे उसको लेना चाहिए और स्पेशलिस्ट उपचार इसमें लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि इन्हेलर या नेबुलाइजर जो होता है वो लोकल एरिया में अफेक्टेड पार्ट जो होता है, प्रभावित क्षेत्र जो होता है वहां पर काम करता है, पूरे बॉडी पे काम नहीं करता है। इस प्रकार से साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और दवा का जो डोजेज होता है वो भी आपके मेन डोज के 1000वां हिस्सा जो होता है वही आपको लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मरीज को समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि कई मरीज के अंदर ये भ्रांति होती है। एक तो हम संपूर्ण रूप से जो दमा के इलाज को लेकर के भ्रांति है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और खासकर जो है जो नेबुलाइजर और आपके इनहेलर को लेकर के भ्रांति है कि अगर आपने एक बार इसका प्रयोग शुरू कर दिया तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैंने बताया ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप गोली खा रहे हैं तो आप अपने शुगर वाले मरीज से तो कभी ये नहीं कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस दवाई की आदत लग गई है। आपके परिवार में शुगर या ब्लड प्रेशर के कोई मरीज हैं और वो जिंदगी भर से 20 साल से खा रहे होते हैं, तब तो आपने कभी नहीं ये बोला कि तुम्हें इसकी आदत लग गई है। दूसरी बात ये भी आपने कभी नहीं बोला कि हमने तो 10 साल शुगर की दवाई खाई है, एक दिन ना शुगर की दवाई खाएं तो क्या मेरा कंट्रोल में रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर अस्थमा की बीमारी के बारे में भी बात है कि अगर किसी को कोई बीमारी अगर है तो उसको दवाई लेनी ही पड़ेगी, पहली नंबर बात। 2 नंबर बात क्या है कि हम सभी लोगों को कभी भी कोई व्यक्ति अगर कुछ नया चीज कर रहा होता है तो बड़ी हैरत होती है और हम अपना एक तुरंत ही ज्ञान दे रहे होते हैं कि यह सही है या गलत है, भले ही हमें उसके बारे में कुछ जानकारी हो या नहीं हो। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने तथ्य रखे कि जो इनहेलर की दवाई है, नेबुलाइजर की दवाई है, वो मात्र 1/1000वां ही हिस्सा होती है गोली खाने के मुकाबले में, तो उसके साइड इफेक्ट काफी कम हो रहे होते हैं और वो सीधे प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहा होता है। क्या ये मैंने गलत कहा? तो इसी तरह से होता क्या है कि जो आप इनहेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे आपको काफी जल्दी अपनी बीमारी में राहत मिल जा रही होती है। अब किसी को भी किसी चीज से अगर राहत मिलेगी तो वो उस चीज को जरूर बार बार करेगा। अब परिवार वाले या दूसरे जो उसके दोस्त हैं उनको जब इनहेलर कोई एक नई सी चीज देखने को मिल रही होती है जिसके बारे में उसे कोई भी ज्ञान नहीं है, वो सीधे कह दे रहे होते हैं कि तुमको इसकी आदत लग जाएगी, इसको छोड़ दो। सो आप देखो कि क्या शुगर के मरीज को किसी ने बोला कि तुम शुगर की दवाई छोड़ दो, इससे आदत लग जाएगी? आप लेकिन अस्थमा के मरीज को इनहेलर इस्तेमाल करने से रोकते हो और बोलते हो कि इसकी आदत लग जाएगी। दूसरी चीज की इनहेलर जो कि काफी सेफ है गोली खाने की अपेक्षा में, लेकिन समाज में लोगों को यह है कि अगर गोली खाएंगे या इंजेक्शन लगवा लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ही बातें तथ्य के खिलाफ हैं, लॉजिक के खिलाफ हैं। तो मेरा जिम्मेदारी से आपको यह बताना होगा कि ये जो अस्थमा की बीमारी है इसमें इनहेलर या नेबुलाइजर जो है उसकी दवाइयां बिल्कुल सेफ होती हैं। ये कोई ऐसी नहीं बात हो रही होती है कि उसकी लत लग जा रही होती है या आदमी उसमें डिपेंडेंट हो जा रहा होता है। ये उसके लिए जैसी उसकी अवस्था है, जैसी उसकी बीमारी है, उसके अनुसार डॉक्टर साहब ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जो बताया है, जो दवाइयों का डोज, उसको वो लेना ही चाहिए। और अगर वो दवाइयां और परहेज निरंतर तौर पे कर रहा होता है तो समय के साथ साथ उन दवाई में काफी कमी भी आ रही होती है।
जी, निरंतर यदि आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो समय के साथ उसमें कमी आती है, और जिस प्रकार से शुगर और बीपी की दवाइयों में आप नहीं पूछते हैं कि क्यों आप इसे ले रहे हैं, इसकी लत लग सकती है, उसी प्रकार से यदि डॉक्टर आपको नेबुलाइजर या इनहेलर के बारे में बोलते हैं तो आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए और उसका इलाज लेना चाहिए, क्योंकि ये बात तथ्य से जुड़ी हुई है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई मिथक नहीं है, कोई भरमाने जैसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते आपसे हम आखिरी में चंद संदेश चाहेंगे ताकि जो मरीज इससे पीड़ित है या उनको लक्षण समझ में आ रहे हैं, आज विश्व दमा दिवस के ऊपर, इसके उन्मूलन के ऊपर हम बात कर पाए और भ्रम को तोड़ पाए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहली चीज तो यह है कि अस्थमा की जो शुरुआती स्टेज की बीमारी हो रही होती है वो साल के कुछ हिस्सों में हो रही होती है, मार्च के महीने में हो रही होती है या जुलाई अगस्त के महीने में हो रही होती है, जब मौसम बदल रहा होता है, और उसके बाद फिर साल भर उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन ये बीमारी के शुरुआती स्टेज है जिसमें कि आपको उसको समझना चाहिए, और वहीं पे अगर आपने सही उसका इलाज करा लिया तो वो बीमारी काफ़ी कंट्रोल में आ जा रही होती है। लेकिन अगर आप उस बीमारी को बढ़ने दे रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे 2 महीने परेशानी के साथ 4 महीने की परेशानी हो जाती है, फिर 4 महीने की परेशानी 12 महीने की परेशानी में तब्दील हो जा रही होती है और मरीज की स्थिति गंभीर हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो आमतौर से समाज में लोगों का कहना हो रहा होता है कि ये जो कि इनहेलर हैं और जो नेबुलाइजर हैं ये सेफ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनहेलर और नेबुलाइजर अस्थमा की बीमारी में काफ़ी सेफ हैं और इनसे कोई भी लत नहीं लग रही होती है। अंतिम में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने आपकी बीमारी से संबंधित दवाई और परहेज बताए हैं, अगर आपने अच्छे तौर से उसका इस्तेमाल किया तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी इस बीमारी से पार पा पाएंगे। इलाज और परहेज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, आपने बताया, और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आप बीमारी जब प्रारंभिक अवस्था में है, शुरुआती अवस्था में है, तभी आप इसका इलाज ले लीजिए तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर तलहा साद, विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर टीबी व चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आए, आपने वक्त निकाला, श्रोताओं को जागरूक किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।